बचपन से ज़हीन थी, हर जमात में अव्वल आती, कई बार तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन पाई। दौरान तलीम उसके मामूजाद अदनान ने आना जाना शुरू कर दिया, जबकि उसके वालिद किसी रंजिश के बायस काफ़ी अरसे से तारक ताल्लुक़ कर चुके थे। अदनान को सना से दिलचस्पी थी, रोज़ नित नए बहाने बनाकर आ जाता। माँ बीमार थी, जिगर का मसला था। डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। शोहर की आमदनी का निस्फ उस खातून पर खर्च हो जाता था। सना के अब्बू को बेटी की शादी की फिक्र थी। अदनान बहाने से घर की कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ ले आता था। इस बिना पर फूफी फूफा उससे खुश थे। एक दिन फूफा ने अदनान से पूछा, बेटा तुम आजकल क्या कर रहे हो? अंकल, मैं तालीम पूरी कर चुका हूँ और वक्ती तौर पर मुलाजमत कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। माली हालात ऐसे नहीं है कि फौरी तौर पर जा सकूँ। अदनान के इस बयान पर उसके अंकल मंजूर ने तसल्ली दी और कहा कि बेटा कुछ दिन सब्र से काम लो, मुझको रिटायरमेंट की रकम मिलेगी तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। अदनान अपने फूफा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और ज़्यादा न्याज़मंदी दिखाने लगा। मंजूर अंकल पर उसके न्याज़मंदाना रवैये का असर हुआ। ये सब कुछ देखकर सना को यकीन हुआ कि एक रोज़ ज़रूर अदनान उसके वाले से उसका हाथ मांग लेगा और वो भी इनकार ना करेंगे, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ वो एक समझदार लड़का था। सना के मामू यानी अदनान के वालिद ने पिछले 5 साल से जायदाद के तनाज़े की वजह से मंजूर साहब से तल्लुकात मुनक़ता कर रखे थे। ज़मीन में सना की वालदा का हिस्सा था, जिस पर अदनान के वालिद ने नाजायज़ कब्जा कर रखा था। दोनों ख़ानदानों में दूरी का बायस ज़मीन का ये झगड़ा ही था। मंजूर ने बीवी के हिस्से की जायदाद अपने बिरादर निस्बती से हासिल करने के लिए अदालत में केस कर दिया था। उन संगीन हालात के बावजूद वो अदनान को घर आने से मना नहीं करते थे। बेटे ने जब बाप को अपनी पसंद से आगाह किया तो वालिद ने बहुत डांटा और साफ बतला दिया कि अदनान, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी सना के साथ नहीं हो सकती थी। हाँ, अगर तुम्हारे फूफा ज़मीन का मुकदमा वापस ले लें तो हर रिश्ते नाते की बात हो सकती है। दोनों को में अपने अपने मौके पर डटे हुए थे। अब हक और बीच का सच का फैसला तो अदालत ने करना था और आज मुकदमा की आखिरी पेश थी, गोया फैसला होना था। दोनों जीत की उम्मीद ली अदालत पहुंच गए। जज साहब इंसाफ की कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। फैसला मंजूर साहब के हक में हुआ। वो खुशी से फूलना समा रहे थे। घर आकर बेटी को पुकारा और फैसला और ज़मीन के कागजात उसके हाथ में थमा थी। वो बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका सब ही कुछ उसी अदनान के वालिद सोचा कि मंजूर के असासे की तनहा वारिस सना है और वो बेटी से बहुत प्यार करता, तो क्यों ना उनसे सुलह कर ली जाए। अदनान से सना की शादी की सूरत में ये जायदाद वापस उसके घर आ जाएगी, लिहाजा उसने पहल कर दी। फैसले के चंद रोज़ बाद वो कुछ करीबी अजीज़ अकरब का हमरा मंगनी की अंगूठी और मिठाई लेकर मंजूर के घर पहुंच गए। वो पहले ही अदनान को पसंद करते थे, लिहाजा उन्होंने रंजिश को बुला दिया। यूं रंजिशों को बुलाकर एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी गई। इस रिश्ते से दोनों ख़ानदान बहुत खुश थे और सबसे बड़ी खुशी तो मंजूर को थी। उनकी बेटी सना से इस रिश्ते से खुश थी। तालीम मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। मामू ममाने की ख्वाहिश थी कि वो सना को जल्द बहू बनाकर घर ले आए, जबकि मंजूर इतनी जल्दी शादी की तैयारी ना कर सकते थे। उनका ख्याल था 1 साल बाद बेटी को ब्याह दें, जब तक उनकी प्यारी बेटी तालीम पे मुकम्मल कर लेगी और वो भी रिटायर हो जाएंगे। बस रिटायरमेंट की रकम मिलते ही वो अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत कर देंगे। सना दिन रात पढ़ाई में मेहनत करने लगी। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। ख्वाब हकीकत में ढलने का वक्त नज़दीक आ गया। इस लड़की ने बीए में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। कामयाबी ने हौसला दिया। उसने अपने वालिद को बताए बगैर एक अखबार में मजमून लिख कर दिया कि मौजूदा बहरानी निज़ाम में किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है। उसके कलम में तासीर थी। वो सोच सकती कि औरत का काम सिर्फ खाना पकाना और बच्चों को ही संभालना नहीं, उस पर मुल्क कौम की जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। जब औरत माँ के रूप में आती है तो उसकी जिम्मा कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं। किसी ने खूब कहा है कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुआशरा दूंगा।
سنا نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آج ہمارا معاشرہ انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ نوجوانوں کو بار وقت نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنا وقت بیکار گزار دیتے ہیں اور حقیقی منزل سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ دن بدن بے روزگاری میں اضافہ کی وجہ سے ملک کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے معاشرہ ابتری کی حالت غمزن ہے۔ جب تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار نہ ملے گا تو رشوت اور سفارش کا بول بالا ہوگا۔ تاہم اگر کار چاہیں تو بگڑی قوم کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ اگر قلم کار چاہیں تو بگڑی قوم کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ اخبار کے ایڈیٹر نے نہ صرف ثنا کا مضمون شائع کیا بلکہ اس کو اپنے اخبار میں ملازمت کی پیشکش کر دی۔ اس نے والد کو آگاہ کیا تو منصور نے کہا کہ ہر لڑکی کو والدین کے گھر سے رخصت ہو کر اپنا ایک گھر بسانا ہوتا ہے، ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کے منہ سے یہ بات سن کر وہ رو پڑی، سوچنے لگی کہ کیا یہی مقصد زندگی ہے؟ مادر ملت بھی تو کسی کی بیٹی کسی کی بہن تھی۔ اگر وہ ملک و قوم کے لیے اپنی سوچ اپنی زندگی وقف کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں؟ ثنا نے والد کو اپنا موقف سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر منصور صاحب کا ایک ہی جواب تھا، تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گئی اور والدین کی رضا کی خاطر سرخ جوڑا پر کا پیا گھر سدھار کے ابھی شادی کو چند دن بھی نہ گزرے کہ عدنان نے اس کو اس کے والد کا وعدہ یاد دلایا۔ پھر شادی کے 6 ماہ بعد عدنان اپنے سر سے رقم لے کر مزید تعلیم کے حصول کی انگلینڈ چلا گیا۔ برطانیہ میں زندگی بسر کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس کا مسئلہ وہاں رہائش کے علاوہ ملازمت بھی تھا۔ ہاں، 1 سال میں اس نے جو تکالیف برداشت کی وہ عمر بھر کی قید کی سزا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کا کوئی لمحہ بھی اپنے وطن اور گھر والوں کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تاہم اس نے ثنا کو اپنی ان پریشانیوں سے آگاہ نہ کہ وہاں جا کر اسے اپنے وطن اور وقت کی قدر کا احساس ہوا۔ وہاں گورے کام پر آنے والے ہر شخص کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے تھے۔ کسی کو کام پر پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو اس کی جگہ دوسرا آدمی کام پر رکھ لیا جاتا، لہذا اس کو دوسری شفٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اگلے دن کام کے لیے رات بھر لائن میں کھڑے رہ کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یوں فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی کمی نہ تھی کیونکہ دوسرے ممالک بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لوگ کم شرح پر بھی مزدوری کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں صرف پاکستانیوں نے ہی کم شرح کی مزدوری کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ عدنان کو جب اپنے وطن کی قدر ہوئی اس وقت پاکستان واپس جانے کو ٹکٹ کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ اپنے گھر سے پیسے نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہ روشن مستقبل کے وہاں گیا تھا جو محض ایک خوبصورت خواب ہی تھا۔ کوئی مستقل رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کی خرید بار وقت معلوم نہ کر پاتا تھا۔ جس ماہ 4 پیسے جمع ہو جاتے وہ فون کر لیتا اور گھر والوں سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ آج بہت دیر کے بعد عدنان نے فون پر ثنا سے بات کی تھی۔ اس نے جب بیٹا ہونے کی خوشخبری سنی تو دور رہنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ وہ اپنی بے بسی اور کام میگی کا شناخت سے اظہار نہ کر سکا اور فون بند کر کے اپنی رہائش گاہ میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے خیالوں میں کھو گیا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وطن واپسی جانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آتی تھی۔ سمندری راستے سے وہ جانا نہ چاہتا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ پل پل بڑی بے قراری میں گزر رہا تھا۔ وقت گزرنے کا کوئی سہارا نہیں لیا۔ جو ہی ٹی وی آن کیا خبر چل رہی تھی کہ بم دھماکوں کے ذریعے 2 ریل گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حادثے میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور سینکڑوں لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ اس دہشت گرد کی بڑی واردات کے بعد برطانیہ کے عوام پاکستانیوں سے نفرت سے پیش آنے لگے۔ جہاں جہاں پاکستانی کام کرتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ دہشت گردی میں ملوث اس حادثے کے بعد پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد واپس وطن آ گئی مگر عدنان نہ آ سکا۔ عدنان اپنی رہائش گاہ پر قید ہو کر رہ گیا۔ آخر کاب تک ایک دن وہ اپنی رہائش گاہ سے کام کے لیے نکلا تو پولیس کی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور کچھ بتائے بغیر اس کو دبوچ کر گاڑی میں لے کر کسی نامعلوم جگہ پہنچا دیا گیا۔ اس طرح اور کئی پاکستانی کو قید کر لیا گیا۔ پھر ان کو ازید برے تفتیشی
मरहल से गुजरना पड़ा। इस बड़े हादसे की खबर सुनते ही सना और उसके वालिद ने अदनान से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। एक दिन मंजूर दामाद की तस्वीर और उसके पासपोर्ट की फोटो कापी लेकर इस्लामाबाद में बरतानी सफारत खाने गए कि शायद कुछ मालूम उसके, मगर वहाँ से भी कुछ मालूम ना उसका, और ना ही बाद में एम्बेसी वालों ने कोई खबर दी। अदनान के वालिदैन भी कम परेशान नहीं थे। सना और उसके घर वालों को शक गुजरा, कहीं वो इन ट्रेनों के सारे में जहाँ भाग न हो गया, जहाँ और सैकड़ों सफ़र करने वाले जहाँ बाक हुए थे। सना के लिए अदनान की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर सिवाय सब्र के क्या चारा था। सना के पास जीने के लिए बस यादें थी। उसका प्यारा बेटा पास था जिसके सारे दिन गुजर रहे थे। तन्हाई से निजात के लिए वो मज़ामीन लिखती रही। एडिटर ने एक बार फिर रब्ता किया और मुलाजमत की ऑफ़र की। इस बार उसने ये पेशकश कबूल कर ली। एक दिन दफ्तर का काम मुकम्मल करके घर जाने को थी कि एडिटर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अभी घर मत जाइए, एक हवा लगानी है। ये बतने में हुए बम धमाके से मुतल्लिक है जो 8 साल कबल हुए थे, और उसमें कुछ ममालिक के लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था। उनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। बरतानवी हुकूमत ने आज 8 साल बाद उनको जुर्म साबित न होने पर रिहा कर दिया था। हमको उसकी खबर लगानी है, एडिटर ने हिदायत की। हालात ने सना को तनदेही से काम करने का आदी बना दिया था। उसने अपने माजी की सारी यादों को दिमाग के एक कोने में बंद कर दिया। अपनी तकलीफ़ों का किसी को एहसास न होने दिया। हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती। घर जाने के बजाय अपने दफ्तर के कमरे में जा बैठी। एडिटर ने कहा, थोड़ी देर बाद उन पाकिस्तानियों के नाम और तस्वीरें मिलेगी जो बरतानी में जुर्म की सज़ा काट कर आज़ाद हुए। चंद मिनटों में एक शख्स आया जिसके हाथ में उन कैदियों की तस्वीर और ख़बर की मुकम्मल रिपोर्ट थी। उसने तस्वीर और रिपोर्ट सना के हवाले कर दी। सना ने यह लिफाफा मुतलका शोबे के हवाले किया और घर चली गई। अगली सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उठकर कमरे से बाहर आई और दहलीज पर पड़ा अखबार उठाकर वापस कमरे में आ गई। जो ही उसने अखबार खोला तो सबसे पहले उसे अदनान की तस्वीर नजर आई। उसने जज्बाती होकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। उन लोगों के बारे में लिखा गया था जिन्होंने शक की बिना पर एक तवील अरसा अकुबत खानों में काटा और नाहक शर्मनाक इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। बिलाकर अदम सबूत पर वो बाइज़्ज़त बरी होकर हमेशा के लिए अपनी पाक सरमी पर जाकर उसकी मिट्टी को चूमना चाहते थे। ये सब पढ़कर सना बेकरार होगी। अदनान के इंतज़ार में अब एक एक लम्हा का सना को दुश्वार था, मगर दफ्तर जाना भी ज़रूरी था। दफ्तर पहुंचकर उसने एडिटर और कारकुनान को अदनान की तस्वीर और रिहाई की खबर सुनाई। चंद दूसरे ममालिक के अखबारात और आला शख्सियात से रब्ता करके खबर की तस्दीक की। उसके बाद एक बड़ा पहाड़ उसके सर से उतर गया। अब अदनान का इंतज़ार था जिस दिन उसे आना था। अपने बेटे और वालिद के हमरा एयरपोर्ट गई। बहुत से लोग अपने असीज़ो अकारब के मुंतज़िर थे। कुछ ही देर बाद त्यारा पहुंचा और कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करके रिहा कर आने वाले बेगुनाह अफराद एयरपोर्ट के गेट से बाहर अपनी सरजमीन को अकीदत व मोहब्बत से चूम रहे थे। अदनान को सना महवीत के आलम में देखे जा रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, मगर उसके चेहरे पर वही कशिश थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। अदनान की आंखों से आंसू बाहर निकले। सना उसको जिंदा सलामत सामने देखकर बहुत खुश थी। अगले रोज़ उसके मुंह से सारी कहानी सुनकर सना की रूह कांप उठी। उसने फैसला किया कि वो वहाँ की आला अदालत से ज़रूर इंसाफ मांगेगी। कुछ दिनों बाद अदनान का केस लेकर लंदन रवाना हो गई। वहाँ के अखबारात और आला शख्सियात ने सना का साथ दिया। अदालत ने रोज़ाना केस की समाअत की। इंतज़ामिया अदालत को मुतमिन न कर सके। यूँ अदालत आली ने फैसला किया कि जिन अफराद को इतने अरसे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था उनको बतौर जुर्माना मुआवजा अदा किया जाए और उनसे मुआफ़ी मांगी जाए। सना की हिम्मत और कावे से सिर्फ अदनान ही नहीं और भी बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हुए जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। उनमें सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल थे। हर जाने के तौर पर मिलने वाली रकम से सना और अदनान ने मिलकर अपने लोगों के लिए तालीमी इदारा खोला जहाँ मुफ्त तालीम दी जाती। ये दोनों अपने मुल्क की तरक्की के लिए सरगर्म हो गए। सच है, एक औरत की तालीम पूरे मुआशरे के बराबर होती है।